Hi friends, welcome back to Civil Stab. This is our 7th lecture of previous year question series under environment module. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड चैप्टर से, दैट इज द इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. जो पहले दो पार्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, वो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें. सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. सबसे पहले मेजर पोल्यूटेंट्स एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेकंड वुड बी ओजोन लेयर डिप्लीशन, थर्ड वुड बी ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड फोर्थ विल बी एसिड रेन. तो आज हम सबसे बड़ा पार्ट कवर करेंगे, दैट इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड मेजर पोल्यूटेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है? एनवायरमेंट पोल्यूशन या पोल्यूशन उसे कहते हैं कि जब हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस या कंटामिनेंट्स एंटर कर जाते हैं, जो कि उस एनवायरनमेंट की जो नेचुरल स्टेट है उसको डिग्रेड कर देते हैं या एडवर्स चेंजेस लेके आते हैं उसमें. तो ऐसे चीजें जो कि एक एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. तो ये पोल्यूटेंट्स नेचुरली इंड्यूस भी हो सकते हैं, फॉरेन मेड्स भी हो सकते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स फाउंड इन नेचर और इन एनवायरनमेंट. सबसे पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट. प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट्स होते हैं कि जो नेचर में परसिस्ट करते रहते हैं, दे कीप ऑन एडिंग टू द एनवायरनमेंट डायरेक्टली. एग्जाम्पल डीडीटी एंड प्लास्टिक. यानी जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म में, प्राइमरी फॉर्म में ऐड होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट. नाउ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की इंटरेक्शन से बनते हैं. यानी जब कोई प्राइमरी पोल्यूटेंट दूसरे किसी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करता है या एनवायरनमेंट में किसी एंगल से रिएक्ट करके कोई और नया पोल्यूटेंट बनाता है, तो उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, पैन बाय इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन. थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट तो है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, बट ये लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं होते और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें डिग्रेड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीवेज वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट. नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते या डिकम्पोज नहीं करते और फॉर एवर, यानी हमेशा ही उसी स्टेट में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं. यानी उनकी जो हार्मिंग की कैपेसिटी है वो हमेशा उतनी ही रहती है, विद टाइम डिक्रीज नहीं करती. तो इसके एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, डीडीटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स. क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी जो कंसेंट्रेशन है थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाती है. यानी वो पोल्यूटेंट्स जो कि एक थ्रेशोल्ड लेवल से इंक्रीज करने के बाद ही पोल्यूटेंट बनेंगे, उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट. इन पोल्यूटेंट्स के जो अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में होंगे, कम क्वांटिटी में होंगे, तो ये पोल्यूटेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रेस्पिरेटरी एक एलिमेंट है, जो हम जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो ये नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट दिस इज नॉट अ नेचुरल पोल्यूटेंट. बट अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाए तो ये एक पोल्यूटेंट बन जाएगा. सो इसलिए क्या हुई, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट. नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स. तो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं कि जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जो मैनमेड होते हैं, जिनकी मैनमेड क्वालिटीज जो होती है वो उन्हें पोल्यूटेंट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल फंजीसाइड, हर्बिसाइड, एक्सेट्रा. सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि बहुत टाइप के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं. इनकी स्टडी को आसान करने के लिए हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है. सो दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इट इज अफेक्टिंग. यानी अगर कोई पोल्यूटेंट है जो कि एयर को अफेक्ट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन. सिमिलरली वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. इसके अलावा भी 2-3 तरह के और पोल्यूशन होते हैं, लाइक थर्मल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर आर फोकस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की. एयर पोल्यूशन में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस रिगार्डिंग होते हैं? इट इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एयर पोल्यूटेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं एटमॉस्फेयर में और उनका इफेक्ट क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर पोल्यूशन. So friends, the first kind of pollution, that is the air pollution. Now air pollution is one of the worst kinds of pollution if we look at all the 4 types of pollution. Why? Because air is one of the basic needs of a living being. तो अगर हमें साफ एयर नहीं मिलेगी, स्वच्छ एयर नहीं मिलेगी, तो हमारा लिविंग या हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं हो पाएगा. सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन?
Air pollution is basically the presence of any unwanted substance, be it in solid, liquid or gaseous form, that degrades the atmosphere or its quality. So यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेयर को डिग्रेड करता है उसे हम एयर पोल्यूटेंट कहेंगे, और प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? एयर पोल्यूशन कॉजेज health issues like asthma, respiratory diseases. Also, it can also lead to deaths if in extreme cases. अब ये तो हो गए humans के effect. It not only affects humans as a whole, but it also affects the other living individuals. Why? In plant case, if we look at, उनकी जो photosynthetic ability होती है वो air pollution के कारण कम हो जाती है. जब भी कोई air pollutant settle कर जाता है plant leaves पे तो उनकी respiration में problem आती है, जिसके कारण उनका metabolism या photosynthetic ability कम हो जाती है. Also, air pollution is also one of the leading reasons behind other environmental issues like acid rain, ozone layer depletion, and global warming. So, air pollution is not only itself an environmental issue, but इसके कारण और भी बहुत सारे environmental issues होते हैं. So, it is very important to study air pollution. Now, what are the major causes of air pollution? एयर पोल्यूशन के कुछ लीडिंग कॉजेज हैं. सबसे पहला मेन कॉज है इंडस्ट्रियल इश्यूज. इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है, जो चिमनी से एग्जॉस्ट जनरेट होता है, वो है वन ऑफ द मेन लीडिंग कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. सेकेंड, अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट जो फ्यूल निकलता है वो है सेकेंड मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. थर्ड, हम बात करते हैं वेस्ट. तो जो हमारा वेस्ट हम घरों में जनरेट करते हैं या जो फैक्ट्री से निकलता है उनकी भी हम प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता. तो जब हम उनको बर्न करते हैं उनमें से भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं. सो दीज आर ऑल्सो अदर मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इसके अलावा एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर backbones of Indian economy if we look at. Why? Because 57% of our population is involved in agriculture. तो अगर agricultural practices सही नहीं है तो भी air pollution हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि पंजाब हरियाणा में बहुत सारा जो रेजिड्यू रह जाता है, स्टबल बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. नाउ वी हैव स्टार्टेड व्हाट इज एयर पोल्यूशन. तो जब हम एयर पोल्यूशन पढ़ रहे थे हमने पढ़ा कि बहुत सारे टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं. दे कैन बी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड और गैशियस. बट जनरली जब हम एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है? गैशियस पोल्यूटेंट्स पे होते हैं. सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स. सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कैसे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है इनकम्प्लीट कंबशन से. यानी कभी भी कोई फ्यूल ऐसा है जिसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसकी इनकम्प्लीट कंबशन में एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड. प्लस फॉरेस्ट फायर्स, सिगरेट स्मोक्स, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती हैं. सो कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस होने से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होने से, इससे जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो हमारा वीक हो जाता है. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड अटैचेस इटसेल्फ टू दिस हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. सो इसके कारण बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. प्लस इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ in case the oxygen supply is cut off, or so it can lead to death. The second major pollutant is carbon dioxide. So we have already told you that this is basically a qualitative pollutant. So अगर carbon dioxide excess में होगा तो ही ये pollutant होगा. So इसका excess होने का reason क्या है? इसका excess होने का reason है human activities. बहुत सारी human activities के कारण carbon dioxide का atmosphere में normal जो content था उससे increase होने लग गया है. सबसे मेजर कॉजेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में एडिशन के? फॉसिल फ्यूल बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, वोल्केनिक इरप्शंस, रेस्पिरेशनल एग्जॉस्ट एंड फॉरेस्ट फायर. सो ये है मेन सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मेन फीचर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लमैटिक है, एयर पोल्यूशन के एंगल से तो है ही है, ये इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज दिस इज बेसिकली अ ग्रीन हाउस गैस. तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? वो गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती है, which leads to global warming. The third major air pollutant is CFCs. तो CFCs हैं basically chlorofluorocarbons. ये जो chlorofluorocarbons होते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं? रिलीज होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में से, एरोसॉल्स में से, रेफ्रिजरेशन में से. इनका इम्पैक्ट क्या होता है? ये जो है जो एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है उसको डिप्लीट करती है. सो ये है CFC. सो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि जो CFCs हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनकी प्रेजेंस से जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन गैस होती है वो डिप्लीट होने लग जाती है, जिसके कारण जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर से एंटर कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में और
उससे बहुत सारा कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर्स हो जाते हैं, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। सो बहुत सारे म्यूटेशंस, डीएनए, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब अगर यही ओजोन गैस जो है स्ट्रेटोस्फीयर की जगह ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट हो जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, यानी अगर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाए ट्रोपोस्फीयर में तो भी प्रॉब्लमेटिक है। डिप्लीशन के साथ साथ इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना भी प्रॉब्लमेटिक है, अगर वो इंक्रीज कहाँ पे हो, ट्रोपोस्फीयर में। ये बनता कैसे है, ये बेसिकली एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ट्रोपोस्फीयर में इसका बनने का रीजन है कि ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये एक ओजोन गैस को, उसके कारण ये ओजोन गैस बनती है। नाउ इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका ओजोन गैस की अगर ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करेगी। सेकेंडली ये बहुत ही टॉक्सिक होती है। क्यों? इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, डीएनए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ओजोन गैस इज अ पोल्यूटेंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर की। सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर बेसिकली एक टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स है जिनका डायमीटर जो है 10 माइक्रोमीटर से कम है। ऐसे पार्टिकल्स जिनका 10 माइक्रोमीटर से डायमीटर कम होगा उन्हें हम कहेंगे सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। तो इनके मेजर सोर्सेज क्या है? जब भी आपने देखा होगा कि जो भी एग्जॉस्ट होती हैं चिमनीज वगैरह में से या व्हीकल्स वगैरह में से, तो उनमें जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो डस्ट या जो भी एलिमिनेशन गैसेस आउटकम होता है, वो बहुत ही ब्लैक डस्टी सा होता है। तो उनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 10, बट 10 माइक्रोमीटर्स। तो उन्हें हम कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। इसके मेन सोर्सेज होंगे व्हीकल्स, पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऑयल रिफाइनरीज, यानी जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में से एग्जॉस्ट निकल रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो वो उसके दो मेन सोर्सेज हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे बहुत सारी ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, डिजीजेस लाइक निमोनोकॉसिस, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन। ये इसके मेन हार्मफुलनेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स है एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम गैसेस एंड पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। तो ये इसके मेजर सोर्सेज हैं। फीचर्स की इसकी बात करें तो इसका मेन इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है इट कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, प्लस इट कॉजेज सम ऑफ द मेजर लंग डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर्स ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन भी एक बहुत ही नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमोस्फियर का, बट अगर इसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए एटमोस्फियर में तो ये भी एक क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। इसका सोर्स क्या होता है? इसका मेजर सोर्स है बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। दिस इज अ ग्रीन हाउस गैस, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हमारा जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो है लेड। नाउ लेड इज नॉट अ गैशियस पोल्यूटेंट बट अ सॉलिड पोल्यूटेंट। आपको याद रखना है कि एयर पोल्यूटेंट्स दे आर नॉट ओनली गैशियस बट दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एज वेल। लेड की अगर हम बात करें तो उसका मेन सोर्स का है क्या है? उसका मेन सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल और डीजल्स, प्लस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्टिव थिंग्स लाइक बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाई प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से भी लेड बहुत ज्यादा मिलता है और एग्जॉस्ट की तरह एक एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? लेड की प्रेजेंस होने से हमें बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नर्वस इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ड्रन में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। लेड इज बेसिकली यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन द फ्यूल। अब जो नए फ्यूल्स आ रहे हैं, जो नए एमिशन स्टैंडर्ड्स के फ्यूल आ रहे हैं, तो उसमें वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस लेड कंटेंट सो दैट द एयर पोल्यूटेंट कैन बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत तरह के होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। हम उन सभी को एक तरह से कह देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इनके मेजर सोर्सेज क्या है? इनके मेजर सोर्सेज आर अगेन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कोल बर्निंग इन थर्मल प्लांट्स एंड लाइटनिंग। तो यहाँ पे जो एक नेचुरल फिनोमिना है लाइटनिंग, वो भी इसका एक सोर्स है। तो इसके इफेक्ट क्या होता है? जो नाइट्रेट्स हैं वो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो नाइट्रेट्स कहाँ पे यूज होते हैं? इट इज मेनली यूज एज अ फर्टिलाइजर टू द सॉइल। लेकिन अगर ये एग्जॉस्ट की तरह एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए तो वो एक पोल्यूटेंट बन जाएगा। तो यानी कि अगर वो पोल्यूटेंट की तरह एटमॉस्फेयर में है और ये सेटल डाउन कर रहा है प्लांट लीव्स पे, तो उससे क्या होगा? प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा और उनकी फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो एयर में प्रेजेंट है और उनको ह्यूमंस ने इनहेल कर लिया तो उससे उनको लंग इरिटेशन हो सकती है। दो इट इज यूजफुल, दीज नाइट्रेट्स आर यूजफुल, बट देयर प्रेजेंस इन एयर affects individuals. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉग की। तो स्मॉग
अगर हम बात करें क्लासिकल स्मोक की, तो वो कहाँ से आती है? वो बेसिकली व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट और चिमनीज में से आती है. दिस इज बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ये बनती कैसे कैसे है? इट इज मेनली फॉर्म्ड इन कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. सो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सूट हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और कुछ फॉग हो सकती है. सो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि इट लोअर्स विजिबिलिटी एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेजर पोल्यूटेंट है वो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेन सोर्सेज क्या हैं? उनके मेन सोर्सेज हैं परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स. तो ये हैं इसके मेजर सोर्सेज. इसका इफेक्ट क्या होता है कि इसका मेजर इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे या ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पे. क्यों? क्योंकि वंस दे आर इनहेल्ड दे कॉजेज इरिटेशन इन आई, irritation in nose, lung diseases and damage to liver and other body parts. नेक्स्ट जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो है फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड इज मेनली प्रेजेंट इन कार्पेट्स, बोर्ड्स, इंसुलेशन फोम्स. इससे क्या होता है? इससे बेसिकली हमें स्किन एलर्जीज हो सकती हैं या आई इरिटेशन हो सकती है. नेक्स्ट जो मेजर एयर पोल्यूटेंट है वो है रेडॉन. तो रेडॉन जो गैस है वो नेचुरली एमिट होती है सॉइल से, बट it can be trapped in house if there is a poor ventilation system. Once this is trapped, this can be excess of radon can be an issue. Why? Because it can cause lung cancer. नेक्स्ट जो हमारा एयर पोल्यूटेंट है वो है फ्लाई ऐश. सो फ्लाई ऐश इज बेसिकली एलिमिनेटेड while burning in coal thermal plants. इसका दो it is advantageous because it is used in making bricks and cements, but it is also a disadvantage or a pollutant. Why? Because it retards photosynthesis and lowers plant yields, plus it's also a health hazard. तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने पढ़ी थी क्लासिकल स्मॉग, जो कि नॉर्मल सूट या नॉर्मल जो एग्जॉस्ट निकल रहा था व्हीकल्स उससे निकल रही थी. अब हम बात करते हैं एक और पोल्यूटेंट की, दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग और द लॉस एंजलिस स्मॉग, जिसे हम समर स्मॉग भी कहते हैं. समर स्मॉग इसलिए क्योंकि इसकी प्रेजेंस के लिए सनलाइट होना बहुत जरूरी है. अनलाइक द क्लासिकल स्मॉग दैट इज सीन इन विंटर्स, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये जो स्मॉग है समर्स में होती है. क्यों? क्योंकि इसके लिए सनलाइट चाहिए होती है. नाउ दिस इज बेसिकली a secondary pollutant जो कि फॉर्म होती है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ओजोन इन ओजोन. तो ये इनकी रिएक्शन से बनती है. ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट क्या होता है? हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, प्लांट की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट हो सकता है, प्लांट डैमेज हो सकता है, रबर डैमेजिंग हो सकती है, करोजन हो सकता है. सो दीज आर ऑल द मेजर इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. नेक्स्ट जो एक और मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो है पेरोक्साइल नाइट्रेट्स. पेरोक्साइल नाइट्रेट्स जो हैं वो बनते हैं हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया. और जहां से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन इकट्ठे निकल रहे हैं, अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वहां पे ये पेरोक्साइल नाइट्रेट्स बनेंगे. तो इसका इफेक्ट क्या होता है? दिस बेसिकली कॉजेस इरिटेशन एंड स्किन एलर्जीज. सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स. अब हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए. क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है. हमने उसके पहले इफेक्ट्स देखे थे. इट इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ अदर मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो लेट अस सी हाउ टू रिड्यूस दिस. सो फ्रेंड्स अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या नॉर्मल लेवल पे बात करें तो इसके लिए हम दो तरीके से एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इंडोर एयर पोल्यूशन एंड द सेकंड वुड बी द आउटडोर एयर पोल्यूशन. इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, यानी जो वुड एंड डंग केक्स जो हम यूज कर रहे हैं उसकी बजाय हम क्लीनर फ्यूल्स यूज करें, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की जो यूसेज है उसको कम करें, उसमें हम केरोसिन की जगह क्लीनर फ्यूल्स को यूज करें. तो ये हमारे कुछ वेज होंगे टू रिड्यूस in indoor air pollution. Now हम आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है? व्हीकल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम फ्यूल्स लाइक LNG, CNG या फिर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स यूज करें. यानी जो आपने पढ़ा होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लेके आई है. क्यों? क्योंकि इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सिर्फ वाटर होता है, इनसे कोई भी पोल्यूटेंट गैसेस नहीं निकल रही. तो इट इज वेरी क्लीन फ्यूल. सबसे ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को. और हम कैसे इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? अगर हम कुछ फिल्टर्स या कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाएं अपनी इंडस्ट्रीज में जिससे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो प्यूरिफाई हो जाए. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स,
कलेक्टर्स, स्क्रबर्स, ग्रेवल बेड फिल्टर्स या ड्राई स्क्रबर्स। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में लगते हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये तो हो गए इंडिविजुअल लेवल या फैक्ट्री लेवल पे क्या हम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगर हम गवर्नमेंटल की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारी लेजिस्लेशंस या स्टैंडर्ड्स तैयार कर रहे हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड 4 इम्प्लीमेंट कर दिया है फ्रॉम April 1 ऑफ लास्ट ईयर, ताकि जो सल्फर कंटेंट और हाइड्रोकार्बन कंटेंट है वो पेट्रोल और डीजल में कम हो जाए। प्लस इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट जो था 1986 का वो पास किया था, एयर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 पास किया था। तो इन सभी एक्ट्स के अंदर जो है एयर के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं। प्लस इसके अलावा जो है रेगुलर अवेयरनेस के लिए लोगों की गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इंडाइसेस फॉलो किए हैं, कुछ इंडेक्सेस रिलीज करती है गवर्नमेंट ताकि डेली बेसिस पे एयर पोल्यूशन को मॉनिटर किया जाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी दिस इंडेक्सेस। सबसे पहला जो मेजर इंडेक्स है वो कौन सा है, वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेसिकली कलर कोडेड इंडेक्स है। कलर कोडेड कैसे है, बिकॉज हमने हर क्वालिटी ऑफ एयर को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर। तो हमने हर कैटेगरी के लिए एक कलर डिफाइन कर दिया है और उसी बेसिस पे हमने एयर को एक कलर दिया है। इस यहाँ पे हम एयर कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को, दैट इज दी सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर साइज लेस देन 10, लेस देन 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। सो ये जो 8 पोल्यूटेंट्स हैं दे आर मेजर्ड एंड ऑन दिस बेसिस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड। ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट अफेयर्स ने इन 2015 एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट जो मेजर एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो कौन सा है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये एक इंडेक्स नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एयर की क्वालिटी को मेजर करता है और उसको रिलीज करता है कि एयर की क्वालिटी कैसे है। इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पावर कहाँ से मिलती है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जनरेट करे या मेंटेन करे, इसको ये पावर दी गई है एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर 1981 के। इसके अंदर जो नेशनल NAAQS की बात करें तो उसमें 12 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। कौन कौन से हैं 12 पोल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर्स of size 10, particulate matters having size less than 2.5, ozone, carbon monoxide, arsenic, nickel, benzene, ammonia and benzopyrene। तो अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स से इसको कंपेयर करें तो उसमें 8 पोल्यूटेंट्स है, इसमें 12 पोल्यूटेंट्स है। इसमें जो एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट्स है वो आपको स्पेशली नोट करने हैं, लाइक आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन। तो ये इसके 4 एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट्स हैं जो कि डिफरेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें। नेक्स्ट जो थर्ड मेजर पोल्यूटेंट है वो है सफर या फिर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है ये बाकी के दोनों एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स या इंडेक्सेस से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एयर क्वालिटी के साथ साथ वेदर के पैरामीटर्स को भी ट्रैक करता है। इसको लॉन्च किया था किसने, IITM पुणे, और इसको ऑपरेशनलाइज किया था IMD, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये जो फोरकास्ट है ये 72 आवर का एडवांस फोरकास्ट होता है जिसके बेसिस पे हम पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दे सकते हैं जिससे कि लोग जो है प्रिकॉशंस ले सके कि अब एयर क्वालिटी कैसे रहने चाहिए। तो इसमें मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो मेजर होते हैं वो कौन से हैं, UV रेडिएशंस, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन। सो इसके बेसिस पे क्या होता है कि कई बार जो अगर विंड की डायरेक्शन बहुत कम है तो पोल्यूटेंट अगर कम भी है तो वो बहुत ज्यादा सेटल डाउन होने लग जाते हैं, तो एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो ये पोल्यूटेंट्स के साथ साथ मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी ट्रैक करता है। तो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स इसमें मेजर कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट particulate matter of size 2.5 and 10, ozone, carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, black carbon, methane, non-methane hydrocarbons, volatile carbons, benzene, toluene, xylene, mercury and black carbon। तो ये इसके मेजर pollutants थे जो हम इसके अंदर ट्रैक कर रहे हैं। So friends, this was all about air pollution. इससे पहले कि हम water pollution की बात करें, let us try to answer some questions that have been asked in previous year. So सबसे पहला question, which one of the following is produced during the formation of photochemical smog? तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि फॉर्म करती है रिएक्शन ऑफ सनलाइट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। सो इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है जब
फोटोकेमिकल स्मॉग होती है? सो द आंसर वुड बी सी, दैट इज ओजोन. Next question, consider the following gases: carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which among the following is the emission from coal combustion of thermal power plants? तो फ्रेंड्स, जब हम एयर पोल्यूटेंट्स कर रहे थे तो हमने उनके डिफरेंट सोर्सेज पढ़े थे. अगर थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड्स भी निकलती हैं. क्यों? क्योंकि कोल की जब हम बर्निंग करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर भी निकलते हैं. सो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 and 3. Next question. In the cities of a country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? यानी जब हम air quality index जो हमारा रिलीज होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस को हम ट्रैक करते हैं? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन. So friends, you know that we do not track carbon dioxide, so we can directly eliminate A, C, D, N option and we are left with option B. So the answer here would be B, that is 2, 3 and 4. So friends, let us now try start with the next type of pollution, that is water pollution. So water pollution is basically addition or presence of undesirable substances to water which can be organic, biological, radiological or heat. तो अगर water के अंदर कोई भी ऐसा substance ऐड हो रहा है जिससे वाटर हमारी कंजम्पशन के लिए अब फिट नहीं रहा, तो उसे हम कहेंगे वाटर पोल्यूटेंट विच इज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन. Now water pollution can be due to various human activities. It can be industrial, agricultural or domestic. On the basis of type of source that is causing water pollution is can be two types: point source water pollution or non-point source water pollution. Point source water pollution are basically those water pollutants जहाँ पे कि एक water pollution का fixed source find कर सकते हैं और हम उस water pollutant के source को track कर सकते हैं. So जब हमारे पास एक identifiable source of pollution होगा तो उसे हम कहेंगे point source water pollution. For example, pipes, drains, industrial waste, तो ये हमारे point source pollution हो गए. ये इसको एलिमिनेट करना थोड़ा आसान रहता है एज कम्पेयर टू नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन. नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, एज द नेम सजेस्ट, इज बेसिकली अ टाइप ऑफ डिफ्यूज पोल्यूशन जहां पे हम फिक्स नहीं कह सकते कि जो पोल्यूशन हमारा वाटर, जो रिवर जो हमारी पोल्यूट हुई है या जो हमारे ओशंस पोल्यूट हो रहे हैं उसका मेन कॉज क्या है. जब हम अपना सोर्स को ट्रैक डाउन नहीं कर पाते, एक सिंगल सोर्स से उसे ट्रैक डाउन नहीं कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे बेसिकली जो वाटर रन ऑफ से आ रहा है डिफरेंट जगह से, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड से, कंस्ट्रक्शन साइट से, माइंस एंड पिट से, तो वो रन ऑफ के कारण जो वाटर ऐड हो रहा है तो उसका एक फिक्स सोर्स नहीं है, उसके मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन. दिस इज मोर हार्डर टू कंट्रोल एज कंपेयर टू पॉइंट सोर्स पोल्यूशन. सो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी थी कि वाटर पोल्यूशन के दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, इधर इट कैन बी पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज. लेकिन उसके अलावा अगर हम जनरल बात करें सोर्सेज की तो हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो एक पॉइंट सोर्स है या नॉन पॉइंट सोर्स है. सो लेट अस सी द वेरियस सोर्सेज एंड इट्स इम्पैक्ट. सबसे पहला जो सोर्स है सीवेज वेस्ट. अब ये सीवेज वेस्ट कैन बी बोथ पॉइंट एज वेल एज नॉन पॉइंट. कैसे कि अगर ये ड्रेन पाइप से डायरेक्टली एंटर कर रहा है रिवर्स में तो ये होगा पॉइंट सोर्स. अदरवाइज ये एक रन ऑफ की तरह या सीपेज की तरह, सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर में एंटर कर रहा है तो ये होगा नॉन पॉइंट सोर्स. सो जो सीवेज वेस्ट है उसमें जो होते हैं वो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन रेजिड्यूज होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं. दीज कैन बी बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स. तो इसलिए जो ये वाटर को है पोल्यूट करते हैं, उसकी ड्रिंकिंग एबिलिटी को खत्म करते हैं, उसमें डिजीजेस जिससे बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड, कॉलरा. सो ये एक वाटर पोल्यूशन का कॉज हो गया. सेकेंड हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट की. इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का. क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें बहुत तरह के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं लाइक कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, जो कि अगर हम इनहेल कर लेंगे या ड्रिंक कर लेंगे तो ये हमें डायरेक्टली हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. थर्ड मेजर वाटर पोल्यूशन का सोर्स है थर्मल पोल्यूशन. अब अनलाइक दी अदर टू सोर्सेज लाइक सीवेज वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि वाटर की ड्रिंकिंग एबिलिटी को खत्म कर रहा था या हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था, थर्मल पोल्यूशन जो है वो इनडायरेक्टली वाटर की एबिलिटी को या इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि जो थर्मल पोल्यूशन है तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है एज अ कूलेंट यूज होता है इंडस्ट्रीज में. once this water is being used as a coolant, it is released, the hot water which is left over from these industries is discharged directly into rivers and oceans. This hot water increases the temperature of the water, that is the rivers, by
10 to 15 degrees. Once the temperature is risen, it decreases the dissolved oxygen content. Hence, the water is no longer fit to be lived in, या उसमें जो aquatic life है उसकी उसमें वो खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन कंटेंट अब खत्म हो गया है. तो ये थर्मल पोल्यूशन होता है. थर्मल पोल्यूशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन है, वो है रेडिएशन पोल्यूशन. अब जब वाटर इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ उससे भी कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो वाटर में एंटर कर गए. वंस दिस रेडिएशन इज radioactive waste enter water or sometimes if radiation enter water, उससे क्या होगा, जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके अंदर का जो डीएनए है वो उसमें म्यूटेशंस आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे, उसके कारण वाटर की जो aquatic लाइफ है वो खत्म हो जाएगी या फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी. सो दिस वे दिस इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. दो दिस इज नॉट अफेक्टिंग द वाटर क्वालिटी डायरेक्टली, बट क्योंकि वाटर का जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है तो इसे भी हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे. The next common type of water pollution is due to oil spills. तो आपने देखा होगा कि generally oil is carried through pipes in the oceans or river beds. तो once this ऑयल लीकेज हो जाएगी तो क्या होगा, उससे ऑयल लीकेज होने के कारण क्या होगा, जो ऑयल जो लाइटर ऑयल है वो सारा वाटर के सरफेस पे आ जाएगा एंड इट स्प्रेड एज अ थिन फिल्म. क्योंकि थिन फिल्म जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी, वाटर के ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेगी जिससे कि ऑक्सीजन वाटर में एंटर नहीं कर पाएगी. तो इससे जो वाटर के अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ है वो खत्म हो जाएगी. क्यों? ड्यू टू सफोकेशन एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट जो वाटर पोल्यूशन का सोर्स होता है वो है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज. अभी हमने थोड़े टाइम पहले हम जब बायोडाइवर्सिटी कर रहे तो हमने पढ़ा था कि जो इन्वेसिव स्पीशीज है उनका जो उनकी उनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है. वंस दीज इन्वेसिव स्पीशीज एंटर वाटर, तो जो वाटर की जो नेचुरल नेटिव लाइफ उसके अंदर जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी होती है वो खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि अंदर जो वाटर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, ऑक्सीजन कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है. एंड दीज इन्वेसिव स्पीशीज क्या करती हैं, जो सारे जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होते हैं या जो भी वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको वो खुद यूज कर लेती हैं, और जो बाकी फिशेज वगैरह बची हैं, नेटिव फिशेज बची हैं, उनके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं रहते. तो ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही है. क्यों? क्योंकि जो वाटर की बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है इससे. नेक्स्ट कॉमन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, वो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ. अब एग्रीकल्चरल रन ऑफ में क्या होता है कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो भी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो वाटर के अंदर एंटर कर जाते हैं. क्यों? इट कैन बी ड्यू टू ये जो पोल्यूशन होता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ के फॉर्म में हो सकता है, या ड्यू टू सीपेज ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट फ्रॉम सॉइल टू द ग्राउंड वाटर. या तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है या फिर जो हमारे रिवर्स हैं वो पोल्यूट होते हैं फ्रॉम द रन ऑफ्स. तो इन रन ऑफ्स में होता क्या क्या है, इनमें बहुत सारे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अमोनिया या फिर हेवी मेटल्स हो सकते हैं जो कि हम इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स की फॉर्म में इन्हें यूज कर रहे हैं. सो आपने पढ़ा होगा कि डीडीटी जो है वो बहुत ही कॉमन एक फर्टिलाइजर है जो कि, या बहुत ही कॉमन एक पेस्टिसाइड है जिसे हम यूज करते हैं. तो अगर ये फिशेस वगैरह खा लेती हैं तो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और इससे बायो मैग्निफिकेशन भी होती है. सिमिलरली जो ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े थे, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, ये एक तरह से न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के लिए भी और प्लांट के लिए भी. बट अगर ये वाटर में एंटर कर जाएंगे, एक्सेस अमाउंट में वाटर में एंटर कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि एल्गीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी वाटर में. अगर वाटर में एल्गीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो उससे क्या होता है, उससे एक फिनोमेना होता है जो कि जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन. सो लेट अस स्टडी दिस फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन. So now eutrophication. Eutrophication is basically a phenomena. It is related to the enrichment of water by nutrient salts. यानी water में जब nutrient pollution हो रहा है, nutrient के extra addition की वजह से pollution हो रहा है, उसे हम eutrophication भी कहते हैं. इसमें हम जो nutrient salts की बात करते हैं उनमें mainly कौन से होते हैं, नाइट्रोजन एंड phosphorus salts. सो इन न्यूट्रिएंट्स की एडिशन के कारण वाटर में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एल्गीज प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. सो क्योंकि ये वाटर के अंदर एल्गीज बहुत ज्यादा हो गए हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसके अंदर जो ये फाइटोप्लैंक्टन्स है वाटर का मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर लेंगे. नाउ वंस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर इज लेस, इट विल लीड टू डेथ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इन दी वाटर. सो इसके अंदर डिप्लीशन ऑफ फिश स्पीशीज होंगी, वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि ये जो एल्गल ब्लूम है इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स भी वाटर में रिलीज होंगे जब इनकी बायोडिग्रेडेशन होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनमें बढ़ जाएगी. सो इससे बेसिकली वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाएगी.
तो फ्रेंड्स, जो अभी हमने यूट्रोफिकेशन के साथ एल्गल ब्लूम पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ सी या रिवर्स में नहीं, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में भी होता है, एस्चुरीज में भी होता है, सो किसी भी टाइप में के एक्वाटिक सिस्टम में हो सकता है। एल्गल ब्लूम्स में बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गीज होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी से रिलेटेड है एक और फिनोमेना दैट इज नोन एज रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स में क्या होता है, जो रेड एल्गी है उसकी एक पैच जो है, उसका जो एक पैच है वो पूरे सी पे फैल जाता है, जिसके कारण जो सी है हमें रेड कलर की दिखती है। सो दिस इज नोन एज रेड टाइड्स। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रेड एल्गी। You should not be confusing this with the natural astronomical phenomena of tides that is related to the uh, sun and moon force. This is a different phenomena of algae growth, जिसे हम red tides कह रहे हैं। सो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल कॉज है जो न्यूट्रिएंट इंक्रीज का, वो होता है अपवेलिंग। अपवेलिंग में क्या होता है कि जो ओशियंस के अंदर जो कोल्ड वाटर होता है, इट स्टार्ट्स कमिंग ऑन द सरफेस विद एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स विद इट। तो ओशियंस के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि ओशंस की डेप्थ में स्टोर्ड होते हैं। वंस दे स्टार्ट टू रीसर्फेसिंग, तो जो सरफेस वाटर है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ने लग जाएगा और उसके कारण एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। अगर मैनमेड कॉजेज की बात करें तो मैनमेड कॉजेज में हम न्यूट्रिएंट एडिशन की बात करें तो दिस कैन बी ड्यू टू रन ऑफ from the agricultural waste that is rich in chemicals, use of excess fertilizers or the discharge of chemical rich waste from the industries. तो ये man-made causes हैं। So next important type of pollution under water pollution is the groundwater pollution. अभी तक जो हमने generally बात करी थी that was related to surface water pollution, यानी जो rivers में pollution हो रहा है, जो seas में pollution हो रहा है या oceans में हो रहा है due to oil spills, garbage collection, वो हमने बात करी थी। लेकिन अब हम ऐसी बात करेंगे जिस ऐसे specific causes जिससे groundwater pollute हो सकता है। एक तो कॉमन कॉजेज वही हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, सीपेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यानी जो सॉइल कंटेंट जो वेस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है उससे जो वाटर एंटर कर रहा है इन फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है। इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स ऐड हो सकते हैं, फ्लोराइड्स, यूरेनियम, हेवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो ये जो है कुछ मेटल्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं थ्रू द सीपेज। उसके अलावा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करने के क्या सोर्सेज होते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करने के सोर्सेज होते हैं उसकी डिप्लीशन। तो जब ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, यानी जब हमारे वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो जो वाटर टेबल है जब वो डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सेस यूज, तो उसे भी हम ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जो अब हम ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बात करें तो ग्राउंड वाटर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर जो है वो मेजर वाटर ड्रिंकिंग सोर्स है। फ्रेश वाटर का अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो स्टोर्ड होता है इन आइस कैप्स या ग्लेशियर्स की फॉर्म में। उसके बाद जो मेजर हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर के पोल्यूशन के कारण हमें क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वाटर में कोई न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, लाइक नाइट्रेट्स ऐड हो रहे हैं, तो उससे एक डिजीज होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैलोग्लोबिमिना। तो इससे क्या होता है कि जो अगर वाटर में नाइट्रेट कंटेंट बढ़ गया है तो उससे क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो इफेक्ट होगा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंडिया में भी पाया जाता है, वो है आर्सेनिक। तो अगर वाटर में आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे एक डिजीज होता है जो कि ब्लैकफुट डिजीज है। ये बहुत ही कॉमन है गेंजेस डेल्टा में, गेंजेटिक रिवर स्टेट्स में, लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे ये ब्लैकफुट डिजीज बहुत कॉमन है। सिमिलरली जो सबसे अदर मेजर वाटर पोल्यूटेंट है, ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूटेंट है, वो कौन सा है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्लोराइड की कुछ अमाउंट हमें चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ टीथ, बोन्स। बट अगर एक्सेस में फ्लोराइड होगा तो इससे बहुत सारी न्यूरोमस्कुलर और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। तो हमें कुछ फ्लोराइड चाहिए होता है, बट अगर यही फ्लोराइड एक्सेस में हो जाएगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर के पोल्यूटेंट्स। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। इन सब को अगर हमें मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें वाटर पोल्यूशन को मेजर करना होगा। वाटर पोल्यूशन हम जो मेजर करते हैं हमने एक स्पेसिफिक एजेंसी उसके लिए डेजिग्नेट कर रखी है, जो कि वाटर को स्टैंडर्ड्स को
नोट करती है और मेंटेन करके रखती है। सो ये कौन सी कमिटी है? ये है सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया विच मैनेजेस वाटर क्वालिटी इन इंडिया। सो ये वाटर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वाटर के कुछ पैरामीटर्स को ट्रैक करती है। इट कैन बी आइदर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और इट कैन बी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ही हम ट्रैक करते हैं, लाइक पीएच वैल्यू, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर, इट्स कोलिफॉर्म कंटेंट, यानी जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, वो कितना है, उसके अंदर फ्री अमोनिया कितनी है, या उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। तो ये सब हम ट्रैक करके हम पता लगता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। इसमें से सबसे कॉमन कंटेंट जो वाटर की क्वालिटी की मेजर करने के लिए यूज होता है वो कौन सा है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी अगर किसी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर प्रॉपर इकोसिस्टम सर्वाइव कर पाएगा, उसके अंदर फिशेज रह पाएंगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होगी। सो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है वो सबसे मेजर पैरामीटर है वाटर पोल्यूशन को मेजर करने का, वाटर क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स को मेजर करने का। अगर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट वाटर के अंदर 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाएगा तो हम उस वाटर को कहेंगे कंटामिनेटेड वाटर। और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाएगा तो ऐसे वाटर को हम कहेंगे हाईली पोल्यूटेड वाटर। अब ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट अगर कम हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा हमें ऑक्सीजन चाहिए, वाटर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिमांड। तो ये ऑक्सीजन डिमांड दो तरीके से मेजर होती है, आइदर इट कैन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करें तो दैट इट इज दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द डिग्रेडिंग बैक्टीरिया और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन दी वाटर। यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वाटर के अंदर, जो उसको उसको डिग्रेड करने के लिए जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए अदर देन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर। जितनी ज्यादा वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ऑक्सीजन डिमांड होती है, उतना ही वाटर पोल्यूटेड होता है। But there is a limitation for while we measure this biological oxygen demand. Since it is restricted only to the organic waste or the biodegradable materials, it is not a complete or a completely reliable method to measure water pollution. इसलिए हम यूज करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो हम वाटर की डिमांड वाटर की ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो हम दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको मेजर करते हैं। सो जनरली जो अगर जितना ज्यादा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उतनी ही वाटर पोल्यूटेड होता है। बट अगर हमें इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, बीओडी वर्सेस सीओडी एक रेशियो है, अगर इसको हम मेजर करें, जितना ये रेशियो ज्यादा हो, यानी अगर जितनी सीओडी कंटेंट कम होगी, यानी एज कम जितना ये वैल्यू 1 के आसपास होगा उतना ही बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है इसका मतलब टॉक्सिक नहीं है। बट अगर वाटर की सीओडी कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीओडी कंटेंट, तो इसके अंदर वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा है, नॉन टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है। सो दिस इज नॉट गुड अगर बीओडी बाय सीओडी रेशियो हाई होती है तो। So friends, this was all you need to know about water pollution as in specific to prelims अगर हम बात करें तो. Now let us try to answer some questions that have been asked in previous year questions in regard to water pollution. सबसे पहला question जो कि 2013 के prelims में पूछा गया था, which of the following can be found as a pollutant in drinking water in some parts of India? यानी हमें ऐसे pollutants पे focus करना है जो drinking water specific है plus जो इंडिया में find करते हैं. First is arsenic, second is sorbitol, third is fluoride, फोर्थ इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिफ्थ इज यूरेनियम। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। सो अभी हमने पढ़ा था जो आर्सेनिक है, इट इज अ मेजर वाटर पोल्यूटेंट इन गेंजेस रिवर, सो इट शुड बी देयर इन ऑप्शंस, सो आंसर वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें कि हमें पता है कि उसमें फ्लोराइड होता है इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेस फ्लोराइड वाटर में पोल्यूटेंट हो जाता है वो उससे स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है, तो ये भी एक तरह का वाटर पोल्यूटेंट है। सो इट कैन बी आइदर ए, सी और डी। अब जो इसके अलावा जो हमें पता है वो ये हमें पता होना चाहिए कि जो यूरेनियम है वो भी एक तरह का वाटर पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि जो यूरेनियम है, दो इट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट, बट इट कैन एंटर वाटर थ्रू वेरियस न्यूक्लियर एज अ न्यूक्लियर वेस्ट और थ्रू अदर प्रोसेसेस। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट होता है। सो द आंसर है वुड बी सी, दैट इज 1, 3 and 5। फॉर्मेल्डिहाइड और सोर्बिटॉल की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर मोर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। फॉर्मेल्डिहाइड हमने पढ़ा भी था कि इससे ये इंसुलेशन फोम्स में यूज होता है, एज अ स्प्रे एजेंट यूज सकता है, तो ये एक वाटर पोल्यूटेंट नहीं है बल्कि ये एयर पोल्यूटेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट, टू मेजर ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड, सेकंड टू कंप्यूट ऑक्सीजन लेवल्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड एज अ पोल्यूशन एसे इन एक्वाटिक सिस्टम्स, एंड फोर्थ इज असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन हाई ऑल्टीट्यूड सिस्टम। तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों यूज कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे इसे टू मेजर ऑक्सीजन लेवल्स required by the water to assess its pollution level. So the answer here would be C. The next question, there is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factors of this phenomena? This was asked in prelims 2011. First, discharge of nutrients from the estuaries, second, runoff from the land during the monsoons, and third is upwelling in the seas. यानी जो algal bloom है उसके main causes क्या हो सकते हैं? Algal bloom हमने पढ़ा था, it is mainly due to extra addition of nutrients and water. So the first is discharge of nutrients, so ये option जरूर होगा, so we can directly eliminate the C option. Runoff from the lands during monsoon, yes, this also adds nutrients to the water by addition of fertilizers from the land, तो ये भी ऑप्शन में जरूर होगा. थर्ड इज अपवेलिंग इन द सीज, तो ये हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट एडिशन का एक नेचुरल कॉज होता है अपवेलिंग, सो दिस इज आल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम, सो द आंसर हियर वुड बी डी, दैट इज 1, 2 and 3. Last question related to water pollution. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates. These blooms are called, तो ये पूछा गया था 1998 में. A red tides, B sea tides, C black tides and D is sea flowers. तो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो एक टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एक एक तरह की एल्गी है. सो अभी हमने पढ़ा था जो एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ होती है उसे हम कह रहे थे एल्गल ब्लूम्स. तो एक टाइप जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं वो बेसिकली रेड एल्गीज हैं. अगर इन रेड एल्गीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो इन्हें हम कहते हैं ए रेड टाइड्स. तो आंसर यहाँ पे होगा ए. So let us now start with the third type of the pollution, that is land pollution or soil pollution. So सबसे पहले soil pollution होता क्या है? Soil pollution is basically addition of or presence of toxic chemicals in soil, which decreases its fertility and poses risk to the health of ecosystem. यानी कुछ ऐसे contaminants जो कि soil की fertility को decrease कर रहे हैं और ecosystem की health को, उसके status को degrade कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे soil pollution. तो सॉइल पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है? सॉइल पोल्यूशन का मेन रीजन है प्रेजेंस ऑफ मैनमेड वेस्ट. तो जनरली जब हम सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो वो सॉइल जो है वो पोल्यूटेड सॉइल है. अब जब हम वेस्ट बात करते हैं तो हम जनरली मैन मेड वेस्ट की इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो नेचुरल वेस्ट होता है इट इज मेनली बायोडिग्रेडेबल. नेचुरल वेस्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इट इज मोर लाइक मोर ऑफ अ फर्टिलाइजर टू द सॉइल. क्योंकि जब वो डिग्रेड होता है, डीकम्पोजर्स उन्हें डिग्रेड करते हैं, तो जो उससे जो मटीरियल मिलते हैं लाइक नाइट्रेट्स, दे आर मोर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल एंड हेल्प्स इन एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल. सो जनरली जब हम वेस्ट की बात करेंगे तो हम मैन मेड वेस्ट की बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन में. कौन कौन से मैन मेड वेस्ट जो है सॉइल पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट. तो ई वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें इंक्लूडेड होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ रिलीज होते हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हम बहुत सारे मेटल्स यूज करते हैं उन्हें बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल बेरिलियम, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, कोबाल्ट, लेड, निकल, पीसीबीज, सिल्वर, प्लास्टिक, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं ई वेस्ट के अंदर. प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन मेटल्स से कुछ कुछ डिजीजेस हो सकती हैं. समटाइम्स द एग्जामिनर डायरेक्टली आस्क कि इन पोल्यूटेंट से कौन सा डिजीज हो सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. अभी हमने आर्सेनिक का पढ़ा था पहले, आर्सेनिक कैन कॉज ब्लैक फुट डिजीज. सिमिलरली कैडमियम की अगर हम बात करें तो इट कैन कॉज इटाई डिजीज. मर्क्यूरी की बात करें तो इट कैन कॉज मीनामाटा डिजीज. तो ये डिजीजेस भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये जो वेस्ट है इसको डिग्रेड करने के दो मेन तरीके हैं, इसको मैनेज करने के दो मेन तरीके हम यूज करते हैं एज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. फर्स्ट इज बायोरेमिडिएशन एंड सेकंड इज फाइटोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन की अगर हम बात करें, एज द नेम सजेस्ट, हेयर वी यूज बायोटिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रेमेडी द सॉइल और टू ट्रीट द सॉइल. सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया, दैट इज डायनोकोकस रेडियोडोरॉन्स. तो ये हम यूज करते हैं टू डिटॉक्सिफाई टोल्यून एंड मर्क्यूरी विच इज released from radioactive nuclear waste.
Similarly, अगर हम फाइटो रेमिडिएशन की बात करें, फाइटो रेमिडिएशन इज अ प्रोसेस वेयर वी यूज प्लांट्स फॉर द रेमेडी ऑफ सॉइल. So let us now study these techniques, that is bioremediation and phytoremediation, in detail. So let us now talk about the main waste management techniques that we studied, that is the bioremediation and phytoremediation. सबसे पहले bioremediation की बात करते हैं. तो as we studied, as the name suggests, bioremediation. तो bioremediation बना है दो वर्ड से, that is bio and remediation. यानी हम बायोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं एज अ रेमेडी, एज अ ट्रीटमेंट टू द वेस्ट. यानी हम एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये कंप्लीटली डिग्रेड ना करे, कंप्लीटली डिग्रेडेबल वेस्ट ना हो, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी कम कर दे. सो ये जो बायोरेमिडिएशन है, इट कैन बी बोथ इन सिटू एज वेल एक्स सिटू, on the basis that either we are transporting the microorganism to the contaminated area, or we are bringing the waste to the separate treatment plant and degrading it. तो बायोरेमिडिएशन की हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके कोई एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं निकल रहे, इसकी हमें कोई इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेजर. थर्ड, हम बात करें कि इससे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं, इससे कोई एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंच रहा. इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है और इससे लेस मैनुअल सुपरविजन की जरूरत होती है. डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और जरूरी नहीं है कि इससे सारे के सारे हैवी मेटल्स रिमूव हो जाएं. हो सकता है कि कुछ ऐसे हैवी मेटल्स हों जो कि रिमूव ना हो पाए. सो ये इसकी कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मेजर टाइप्स ऑफ इनसिटू रेमिडिएशंस की. तो इनसिटू रेमिडिएशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग एंड बायोऑगमेंटेशन. तो देखते हैं इन सबको इंडिविजुअली क्या क्या होती हैं ये. बायोवेंटिंग की सबसे पहले बात करें तो बायोवेंटिंग इज बेसिकली सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस बैक्टीरिया. यानी जो हमारा नेचुरल पोल्यूटेंट वाला सॉइल या वाटर टेबल है, उसी के अंदर हम एडिशनल ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, ताकि वहां का जो नेचुरल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ वहां पे बढ़ जाए और वहीं पे ये डिग्रेडेशन हो जाए. तो ये एक इनसिटू मेथड हुआ. सिमिलरली बायोस्पार्जिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल, यानी यहाँ पे जो हम इंजेक्शन कर रहे हैं दैट इज बिलो द वाटर टेबल. बायोवेंटिंग में हमने जो एडिशन की थी दैट वाज ऑफ बोथ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दैट वाज थ्रू वेल्स. तो यहाँ पे हम वाटर टेबल के नीचे की बात नहीं कर रहे थे, हम सरफेस की बात कर रहे थे. यहाँ पे हम बात करें तो इट इज बिलो द वाटर टेबल. थर्ड, हम बात करते हैं बायो ऑगमेंटेशन की. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एयर या न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपोर्ट कर रहे हैं इस कंटामिनेटेड साइट में, ताकि यहाँ पे इन सिटू रेमिडिएशन हो सके. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स-सिटू बायोरेमिडिएशन की. एक्स-सिटू बायोरेमिडिएशन में क्या होता है कि जो हमारा कंटामिनेटेड सॉइल है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक ट्रीटमेंट बिल्डिंग में लेके जाते हैं और उसे वहां ट्रीट करते हैं, ताकि हम इस कंटामिनेटेड सॉइल में से उन मेटल्स को रिमूव कर सकें और उसे ट्रीट कर सकें. तो इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स या बायोरिएक्टर्स. तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं एक्स-सिटू रेमिडिएशन के. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइटो रेमिडिएशन की. फाइटो रेमिडिएशन में हम क्या कर रहे हैं, फाइटो रेमिडिएशन एज ए नेम सजेस्ट वी आर यूजिंग प्लांट्स दैट इज फाइटो टू रिमूव कंटामिनेटेड फ्रॉम सॉइल एंड वाटर. तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज बेसिकली लो कॉस्ट मेथड जिसमें हम सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं एज अ क्लीन अप टेक्निक. सो इससे क्या हो, इससे क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो इट इज इको फ्रेंडली मेथड एंड it doesn't harm the environment. Secondly, ये जो यूजफुल ये कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली फाइटो रेमिडिएशन यूज होती है शैलो या लो लेवल्स ऑफ कंटामिनेशन के लिए. यानी अगर कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, बहुत ही हाई टॉक्सिसिटी है, तो वहां फाइटो रेमिडिएशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी. थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए फाइटो रेमिडिएशन की, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ फाइटो रेमिडिएशन. वो ये कि इससे फाइटो रेमिडिएशन से हम कुछ ऐसे मेटल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यूएबल मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉइल से, जिसे हम बाद में यूज कर सकें. या फिर इस फाइटो रेमिडिएशन से हम एक्स्ट्रा एनर्जी भी बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है. सो ये उसकी कुछ एप्लीकेशन थी फाइटो रेमिडिएशन की. फाइटो रेमिडिएशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. इट कैन बी फाइटो एक्सट्रैक्शन, राइजोफिल्ट्रेशन, फाइटो वोल्टाइजेशन, फाइटो डिग्रेडेशन और फाइटो स्टेबलाइजेशन. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पोल्यूटेंट दैट वी नीड टू डिग्रेड. फॉर एग्जाम्पल फाइटो एक्सट्रैक्शन हम यूज करते हैं टू रिमूव
inorganic pollutants like cobalt, chromium, nickel by using plants like Brassica junca, Thalpi corsalis. Similarly, rhizofiltration हम use करते हैं to remove organic or inorganic metals like cadmium, copper, nickel by using plants like spinach and corn, tobacco. So different materials हम use कर रहे हैं और on the basis of different types of pollutants and the plants that we are using in them. सो एक बार हम इन टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं. सबसे पहले फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइटो एक्सट्रैक्शन एज द नेम सजेस्ट कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंटामिनेंट्स को इन द रूट्स और शूट्स ऑफ द लीव्स. यानी वो जो प्लांट्स है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन कंटामिनेंट्स को अपने अंदर और स्टोर करके रख रहा है. सेकेंड मेथड जो है वो है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन. फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जो ऑर्गेनिक कंटामिनेंट है उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लेस टॉक्सिक कंटामिनेंट में या एक स्टेबल फॉर्म में. तो इससे प्लांट जो है हमारा वो डिग्रेड नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई वेस्ट नहीं जा रहा, बट उस सॉइल को ही हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं. थर्ड है फाइटोस्टेबलाइजेशन. फाइटोस्टेबलाइजेशन में क्या होगा, जो कंटामिनेटेड सॉइल है वो एक ही जगह पे हम उसको फिक्स कर रहे हैं ताकि उसकी मोबिलिटी ना हो, इस जो कंटामिनेटेड सॉइल है उसकी लीचिंग ना हो, ये फर्दर वाटर को या हमारे वाटर टेबल को लीच ना करे. तो ये होगा फाइटोस्टेबलाइजेशन. फोर्थ क्या है, राइजो डिग्रेडेशन. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंटामिनेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फीयर. यानी जो सॉइल में जहाँ पे वो प्रेजेंट है इन द विसिनिटी ऑफ प्लांट रूट्स, उसकी रिएक्शन से जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट से, उसकी हेल्प से हम इन कंटामिनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. Similarly, the last method is rhizofiltration. तो ये एक water remedy भी है basically. It is not only used as a soil pollution remedy but also as a water pollution remedy. तो rhizofiltration में हम क्या कर रहे हैं, हम water natural wetlands या जो हमारी estuaries हैं उसमें से हम plants की help से filter कर रहे हैं water को. So friends, ये था हमारा soil pollution और उससे related कुछ important concepts. Let us now try to answer some questions related to it. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोरेमिडिएशन टेक्निक. तो हमें यहाँ पे बायोरेमिडिएशन के एडवांटेजेस पूछे गए हैं. सबसे पहले, इट इज अ टेक्निक ऑफ क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय इनहैंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर. तो क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Second statement, any contaminant with the heavy metals such as calcium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms. तो यहाँ पे आपको नोटिस करने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक एनी, कंप्लीटली ट्रीटेड. इसके कारण ये दो बायोरेमिडिएशन कैन रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ द सॉइल, बट इट कैन नॉट कंप्लीटली ट्रीट द सॉइल और वाटर. सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. The third statement, genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation. तो yes, हमने पढ़ा था कि बायो ऑगमेंटेशन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंड्यूस कर रहे थे जहां पे हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ताकि वहां पे जल्दी ये बायोरेमिडिएशन हो सके उस सॉइल कंटामिनेटेड सॉइल की. तो हम अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पे हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर सकते हैं यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक RDNA और डिफरेंट टेक्निक्स, जिससे कि हम बायोरेमिडिएशन को स्पीड अप कर सकें. तो ये भी एक एडवांटेज है. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी, दैट इज 1 and 3. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई थी. The next question, due to improper or indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released to environment as e-waste? This was asked at prelims 2013. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है तो e-waste के अंदर कौन कौन से मेटल्स या एज पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एनवायरमेंट में. सबसे पहले बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मर्क्यूरी, लेड या प्लूटोनियम. सो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए बेस्ट वे होगा एलिमिनेशन मेथड. सो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्लूटोनियम है इट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज नहीं होता. सो वी कैन डायरेक्टली गेट टू द आंसर दैट इज बी, दैट इज 1, 2, 3, 5 and 6. Why? Because plutonium is not an electronic waste component, so it can be eliminated. Also we knew कि जो beryllium है, cadmium है, it is one of the most major constituents of electronic components, so it should be there. So we will get the answer B. So let us now study the last type of pollution, that is the noise pollution. Though this is not frequently asked in prelims, but let us look at some important facts that are important from prelims point of view.
So friends, though noise pollution is not very much important from prelims point of view, but let us look at it. What is noise pollution? Noise pollution is basically presence of excessive or unwanted noise in the atmosphere. इस noise pollution से क्या हो सकता है? This noise pollution can harm individuals as well as the ecosystem as a whole. तो noise के कारण बहुत सारा stress issues हो सकते हैं, कुछ buildings या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रैकिंग हो सकती है, उसके अंदर फटीगनेस हो सकती है, परमानेंट डेफनेस हो सकती है, प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म पे भी बहुत फर्क पड़ता है नॉइस पोल्यूशन के कारण। तो इसके मेन सोर्सेज आपको पता है क्या होते हैं? इसके मेन सोर्सेज होते हैं यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ट्रैफिक्स, या फिर ऐसे हाई वॉल्यूम सिस्टम्स। तो जहां पे भी हाई वॉल्यूम इंडस्ट्रीज होती हैं वो मेन एरियाज होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो सबसे मेजर एब्जॉर्बर होते हैं नॉइज के इन्वायरमेंट में। तो किसी भी आपने हॉस्पिटल्स या कोई भी स्कूल्स आप देखते होंगे तो वो बहुत ही वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों? ताकि वहाँ पे एक पीसफुल एंड काम इन्वायरमेंट बना रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नॉइस पोल्यूशन में पता होनी चाहिए वो ये कि नॉइस मेजर किसमें होती है? नॉइस मेजर होती है एसआई यूनिट ऑफ डेसिबल में। So friends, that was all about environmental pollution. So friends, that was all the concepts that were important from prelims point of view related to environmental pollution. These are few questions that you need to try yourself. First is, which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? This was asked in prelims 2014. So first is oxides of sulfur, then oxides of nitrogen, carbon monoxide and carbon dioxide. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। And the last question that you need to try yourself is related to sand mining. Which of the following is or are the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? This was asked in prelims 2018. First, decreased salinity in the river. Second, pollution of groundwater. And third is lowering of water table. So friends, these two are very simple questions. You need to try them yourselves and you can share your answers with us in the comment box. That was all for today. We'll be continuing with the rest of the topics in the next video.